आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जमात 9th रियाजी, बाब नंबर 1, कालिब और कालबों का मक्ता। कालिब को समझने से पहले हमें उसकी तरतीब का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। उसकी तरतीब क्या होती है, इसको ज़रा देखते हैं। अगर किसी पैमाना या पेंसिल को ज़मीन पर गिरा दिया जाए तो जिस तरतीब में पैमाना या पेंसिल गिरेंगे उस तरतीब को हम उफ़क़ी तरतीब कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब उफ़क़ी तरतीब की ये एक शक्ल बनाई गई है, ये सामने आपको नज़र आ रही है। तो उफ़क़ी तरतीब क्या होती है? किसी चीज़ को अगर हम ऐसे ही नीचे गिरा देंगे, ज़मीन पर गिरा देंगे, तो ये उफ़क़ी तरतीब। उसकी तरतीब के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है जी अमूदी तरतीब। अमूदी तरतीब को देखें जी। अब अमूदी तरतीब को ज़रा समझते हैं। अमूदी तरतीब है जी, अगर किसी खंभा को ज़मीन पर खड़ा कर दिया जाए या दरवाज़े को दीवार में लगाया जाए तो जिस तरतीब में खंभा ज़मीन पर खड़ा होता है या दरवाज़ा दीवार में लगाया जाता है तो उस तरतीब को हम अमूदी तरतीब कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये हमारी एक अमूदी तरतीब है, तो ये हमारे पास जो खंभा होता है वो इस सिमत में खड़ा होता है। तो इस सिमत में ऊपर से नीचे की जानब जो भी हमारी चीज़ें होंगी वो तरतीब होगी अमूदी तरतीब। अगर यहाँ यहाँ हम देखें तो जो सब्ज़ कलर की लाइनें हैं वो उसकी तरतीब को ज़ाहिर कर रही हैं, ये वाली, जबकि ये सब्ज़ लाइन और ये वाली जो नीली लाइनें हैं ये अमूदी तरतीब को ज़ाहिर कर रही हैं। उसकी तरतीब में जैसे हम सो जाते हैं, रात को बेड पर सोते हैं, तो जिस सिमत में हम सोते हैं वो हमारी उफ़क़ी तरतीब होती है। दिन के वक्त हम काम कर रहे होते हैं तो ज़मीन पर चलते फिरते हैं, तो जिस तरतीब से हम चलते हैं उसको अमूदी तरतीब कहते हैं। इन दो चीज़ों के बाद अब हम चलते हैं जी कतार। कतार क्या होता है? अरकान की उफ़क़ी तरतीब को हम कतार कहते हैं। यानी ये हमारी एक कतार है, ये तरतीब हमारी एक कतार है, ये भी एक कतार है। कतार के बाद होता है कालम। कतार को हम यूं भी कह सकते हैं दाएं से बाएं तरफ जो तरतीब होती है या बाएं से दाएं तरफ जो तरतीब होती है, यानी इनकी सिमत या इस तरफ होगी या फिर इस तरफ होगी। इसके बाद हमारे पास आता है जी कालम। कालम क्या होता है? ऊपर से नीचे की जो तरतीब होती है जिसको अमूदी तरतीब भी कहते हैं, ये हमारे पास एक कालम है, ये भी एक कालम है। अब इसको मज़ीद देखते हैं। ये मिसाल दी गई है कतार की। कतार को रो से ज़ाहिर करते हैं, रो को R1 लिखा गया है, यानी ये पहली कतार है। इसी तरह इसको R2 लिखा गया है, ये वाली जो है कतार हमारे पास, तो ये दूसरी कतार है। इसी तरीके से ये हमारे पास तीसरी कतार है। ठीक है, तो हमें हमारे पास ये एक कालिब है। कालिब की तारीफ हम आगे जाके देखते हैं। तो कालिब के अंदर हमारे पास ये पहली कतार है, उसके बाद ये वाली दूसरी कतार है और उसके बाद ये वाली तीसरी कतार है। कतार की समझ आ गई होगी। अब कतार के बाद हम चलते हैं जी कालम पर। ऊपर से नीचे की जानब जो तरतीब होती है उसको हम कालम बोलते हैं। ये वाला पहला कालम है, उसके बाद ये वाला हमारा दूसरा कालम है और ये तीसरा कालम है। इसी तरह ऊपर से नीचे की जो तरतीब होगी उसको हम कालम बोलेंगे। कालम से आगे देखते हैं जी कालिब। अब पहले हमारी जो दो तीन चीज़ें हमने समझी हैं, जो डेफिनेशनें पढ़ी हैं हमने उफ़क़ी अमूदी, तो अब उनका इस्तेमाल है, क्योंकि यहाँ पर देखें तारीफ़ के अंदर उफ़क़ी और अमूदी तरतीब का नाम दिया गया है। तो इसको हम पढ़ते हैं जी। अदाद की एक ख़ास तरतीब जिनमें अदाद को उफ़क़ी और अमूदी तरतीब में ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है वो तरतीब कालिब कहलाती है। यानी अगर हम क्या करें
उफ़क़ी और अमूदी तरतीब में जो हमारे अरकान हैं, जो हमारे नंबर हैं, उनको हम तरतीब दे दें। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो ये एक तरतीब है, तो अब इस तरतीब को अगर हम ब्रैकेट में बंद कर दें तो उसको कालिब कहते हैं, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है। अब इस अगर हम पहले कॉलम के अंदर देखें, कालिब के अंदर, तो इसके अंदर ये एक कतार है, इसके अंदर ये दूसरी कतार, और इसी तरीके से अगर हम कॉलम देखें तो इसी कॉलम के अंदर ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे कॉलम में देखें तो ये पहली कतार है और ये दूसरी कतार। इसी तरह अगर हम कॉलम देखें इसमें तो इसका ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। कालिब की तारीफ़ हो गई। कालिब की बेहतर तारीफ़ जो है वो किताब में मौजूद है, तो वहाँ से आप अगर याद कर लें तो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें एक थोड़ी सी चीज़ मिस है, तो वो आप किताब से थोड़ा कर लें, वहाँ पर इसकी बेहतरीन तारीफ़ दी गई है। उसके बाद हमारे पास कालिब। कालिब में मौजूद कतार नंबर को आई से ज़ाहिर करते हैं। कालिब के अंदर जो कतार का नंबर होता है उसको आई से ज़ाहिर करते हैं। इसकी कीमत कतार नंबर के लिहाज से लिखी जाती है। मसलन पहली कतार के लिए हम आई की कीमत 1 लेते हैं, ये आई इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। दूसरी कतार के लिए हम आई की कीमत 2 लेते हैं। इसी तरह हमारे पास कॉलम भी हैं, तो कॉलम को ज़ाहिर करने के लिए भी एक नंबर चाहिए होता है। तो इसी तरह कॉलम को ज़ाहिर करने के लिए हम जे से उसका सहारा लेते हैं, कॉलम नंबर को जे से ज़ाहिर करते हैं। पहले कॉलम के लिए जे इज इक्वल टू 1 और दूसरे कॉलम के लिए जे इज इक्वल टू 2। इसी तरह अगर हमारा तीसरा कॉलम होगा तो तीसरे कॉलम के लिए हम जे इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। इसके बाद हम ये हमारे पास थे जी कॉलम की को ज़ाहिर करने का तरीका और कतार को ज़ाहिर करने का तरीका, यानी कतार का नंबर। इसके बाद अगर हम देखें तो कॉलम में कोई रुकन होता है, मिसाल के तौर पर कहीं पर कोई रुकन है, उसको आम तौर पर हम ए आई जे से ज़ाहिर करते हैं। तो इसको देखते हैं जी, किसी कॉलम के अंदर कॉलम में मौजूद किसी रुकन को आम तौर पर ए आई जे, ए स्मॉल ए के नीचे मतलब आई जे लिखा हुआ है। यहाँ पर जो आई है वो कतार नंबर को ज़ाहिर करता है और जे कॉलम नंबर को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर यूँ लिख दूँ ए 2 3, तो इसकी जो पहली कीमत है ये वाली, ये आई का मतलब आई की कीमत है। अब ये बता रही है कि ये जो हमारे पास ये वाला रुकन ए है ये कतार नंबर 2 में है, कतार नंबर 2 में है। उसके बाद इससे अगली कीमत देखें तो ये दूसरा जो हमारे पास हिस्सा होता है ये कॉलम को ज़ाहिर कर रहा है, तो इसका मतलब कॉलम नंबर 3 में की ये कीमत है, यानी जो 2 है वो आई की कीमत है, जबकि 3 जो है वो जे की कीमत है। अब इसको आगे देखते हैं जी। अगर कहीं A21 लिखा हो, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे थे, A21 लिखा हो तो इसका मतलब है किसी कॉलम की दूसरी कतार में पहला कॉलम वाला रुकन, दूसरी कतार में पहले कॉलम वाला रुकन, जबकि A12 पहली कतार में दूसरे कॉलम वाला रुकन है। इसको हम देखते हैं थोड़ा सा कॉलम की मदद से। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक कॉलम है जिसको हमने स्केलर कॉलम से मतलब जो हमारे पास एक कॉलम है इसको हमने एक जनरल फॉर्म लिखी है, यानी यहाँ पर नंबर 1 2 नहीं लिखा, बल्कि A11 A12 और A13 A21 A22 A23। तो इसको हम ज़रा देखते हैं भी इसको हमने क्यों लिखा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारी पहली रो है, तो इसमें आई की कीमत 1, इसमें भी आई की कीमत 1, इसमें भी आई की कीमत 1। ये हमारी दूसरी रो है, आई की कीमत 2, आई की कीमत 2, आई की कीमत 2। अब अगर हम देखें कॉलम को तो ये हमारा जो है पहला कॉलम है, तो जे की कीमत 1, जे की कीमत 1। ये हमारा दूसरा कॉलम है, तो जे की कीमत 2, यहाँ पर भी 2। ये हमारा तीसरा कॉलम है,
यहाँ पर आई की कीमत 3 और इधर भी 3। अब थोड़ा सा मज़ीद इसको देखते हैं जी। ये हमारे पास है जी A22। A22 का मतलब ये है कि दूसरी कतार के अंदर दूसरे कॉलम वाला जो रुकन है ये वाला, हम क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन इस तरह करेंगे। इसके अलावा एक थोड़ी सी मिसाल किसी और एलिमेंट के लेते हैं। A23। A23 का मतलब ये है कि हमने इसको देखें तो दूसरी कतार में आना है, आ गया जी, और तीसरे कॉलम का रुकन देखना है तो ये वाला हमारा बनता है। अब इसके बाद देखें किसी कॉलम में मौजूद कतारों की जो कुल तादाद है उसको हम m से ज़ाहिर करते हैं। यानी हमारे पास जो आई था वो कतार नंबर था, वो कतारों की कुल तादाद नहीं थी। यहाँ पर जो m है वो कतारों की कुल तादाद है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक कालिब है, इसमें एक ही कतार है तो इसमें m बराबर 1 लिख दिया है। इसी तरीके से अब हम आगे देखते हैं जी। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है जी। हमारे पास ये एक कालिब बी है, तो कालिब बी के अंदर एक कतार ये हो गई और दूसरी कतार ये हो गई। तो इसीलिए इस कालिब बी के अंदर जो कतारों की तादाद है वो 2 है। हमने m की कीमत 2 लिख दी। अब इससे अगली जो है, यहाँ सी कालिब के अंदर देखें कतारों की तादाद 1 और ये 2, तो m की कीमत हमने 2 लिख दी। इसी तरह अब हम चलते हैं कालिब के अंदर कालमों में। किसी कालिब में मौजूद कालमों की कुल तादाद को n से ज़ाहिर करते हैं। यानी अब ये हमारे पास एक कालिब है और इसमें जो हमारा कालम है वो ये 1 है, तो n की कीमत 1 लिख दी। इसमें अगर देखें तो ये भी हमारे पास एक कालम है तो n की कीमत 1 है। अब इससे थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ पर अगर देखें हमारे पास ये एक सी कालिब है, तो इसके अंदर एक कालम ये है तो दूसरा कालम ये है, तो n की कीमत 2 हो गई। अच्छा, जे जो है वो कालम नंबर तो गुज़ार करता है और n जो है कालमों की कुल तादाद गुज़ार करता है। इसके बाद हम देखें कालिब का मर्तबा कैसे मालूम करते हैं। तो कालिब के मर्तबा से क्या मुराद है, इसकी तारीफ देखें। कतारों और कालमों की तादाद से कालिब के मर्तबा का तयन किया जाता है। यानी कालिब का मर्तबा हम उस वक्त निकाल सकेंगे, उस वक्त मालूम कर सकेंगे जब हमें कालिब के कतारों और कालमों की तादाद का पता हो। यानी m की कीमत का भी पता हो और n की कीमत का भी पता हो। उसके बाद फिर हम कैसे मालूम करेंगे। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला है, कालिब का मर्तबा मालूम करने का एक फार्मूला है। किसी कालिब के दर्जा मालूम करने का फार्मूला दर्ज झैल है। कौन सा है जी। कालिब का मर्तबा ये बराबर होता है m/n, या इसको पढ़ते हैं जी m क्रॉस n। यहाँ पर ये जो क्रॉस है ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है बल्कि ये बाई की अलामत होती है, जिसे बाद औक़ात हम क्रॉस भी पढ़ते हैं, जिसको अभी मैंने पढ़ा है, यानी m क्रॉस n। इसके बाद ये हमारे पास कालिब का मर्तबा मालूम करने का एक फार्मूला है। अब ये हमारे पास एक कालिब है, तो कालिब का मर्तबा मालूम करने के लिए देखें सबसे पहले हमें m और n की कीमत का पता हो। तो इसमें अगर देखें तो m ये हमारे पास एक हो गई कतार, ये हमारे पास दूसरी कतार हो गई, तो m की कीमत 2 हो गई। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें ये हमारे पास एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया और ये तीसरा कॉलम हो गया, तो n की कीमत 3 हो गई। अब इसी तरीके से हमारे पास चूंकि हम फार्मूला था कालिब का मर्तबा बराबर है m/n, तो यहाँ पर m की कीमत 2 है और n की कीमत 3 है, तो इसका मर्तबा 2/3 हो गया। इसके बाद देखते हैं जी मुरब्बी कालिब क्या होता है। एक ऐसा कालिब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो मुरब्बी कालिब कहलाता है। दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो हमारे पास जो m है, m हमारे पास कतारों की तादाद होती है, वो अगर बराबर हो जाए n के, यानी कालमों की तादाद के बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन के तहत ये एक शर्त है मुरब्बी कालिब की। तो एक ऐसा कालिब जिसमें m और n की तादाद बराबर हो उसको हम मुरब्बी कालिब कहते हैं। अब हमारे पास
ये एक मिसाल है। तो इस मिसाल के अंदर देखें जी, मिसाल में हमारे पास ये पहली कतार, ये दूसरी कतार। उसके बाद अगर हम कालमों की बात करें तो ये पहला कालम और ये दूसरा कालम। ये अब देखें, इसमें कालमों और कतारों की तादाद बराबर है, इसलिए ये एक मुरब्बी कालब है। अब एक और हमारे पास मिसाल है मुरब्बी कालब की। अगर हमारे पास कोई कालब ए हो और हम उसको लिख दें जी, हमारे पास कोई नंबर एक लिख दें जी 3, ऐसे एक कालब बना दें, तो इसमें देखें इस कालब के अंदर कतार भी एक है और कालम भी एक है, तो ये भी हमारा मुरब्बी कालब है, यानी एक रुकन वाला भी कालब मुरब्बी कालब होगा। उसके बाद देखें जी, मुरब्बी कालब के बाद हमारे पास आ जाता है मुस्ततीली कालब। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे हम देखते हैं जी, मुरब्बा की हर साइड बराबर होती है और मुस्ततील की मुखालिफ साइडें बराबर होती हैं, तो मुस्ततील के अंदर लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती। इसी तरीके से यहाँ पर कतारों और कालमों की बात हो रही है, तो कालमों और कतारों की तादाद अगर बराबर ना हो तो वो हमारा कालब होगा जी मुस्ततीली कालब। मुस्ततीली कालब, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक कतार है जबकि हमारे पास जो कालम हैं वो 2 हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि मुस्ततीली कालब के अंदर जो शर्त होती है वो होती है जी एम ये बराबर नहीं होगा एन के। एन क्या था? कालमों की तादाद, और एम हमारा था कतारों की तादाद। तो जब कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो तो वो हमारे पास मुस्ततीली कालब होता है। मुस्ततीली कालब के बाद हमारे पास आता है जी सिफरी कालब। सिफरी कालब की जो निशानी होती है वो ये होती है कि सिफरी कालब के अंदर कालब का हर रुकन सिफर के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखें, ये भी सिफर है, ये भी सिफर है, ये भी सिफर है। सिफरी कालब के लिए ये शर्त है कि उसका हर रुकन सिफर के बराबर हो। अब हमने किसी कालब के किसी रुकन को ज़ाहिर करने के लिए एक अलामत थी हमारे पास ए आई जे, और हम कहें कि अगर ये ज़ीरो हो गया, मिसाल के तौर पर ये ज़ीरो, ए आई जे यानी हर रुकन के लिए ज़ाहिर होता है। आई और जे की कीमत देने के बाद ये स्पेसिफाई होता है। तो ए आई जे हमारे पास कालब का हर रुकन है, हर रुकन को ज़ाहिर करता है। तो कालब का अगर हर रुकन ज़ीरो के बराबर हो गया तो फिर हमारा ये कालब क्या होगा? सिफरी कालब होगा। उसके बाद हमारे पास है जी कतारी कालब। कतारी कालब एक ऐसा कालब है जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। मिसाल के तौर पर आप ए के अंदर देखें, सिर्फ एक ही कतार है, बी के अंदर एक ही कतार है। तो इस तरह के हमारे पास जो कालब होंगे उनको हम कतारी कालब बोलेंगे। कतारी कालब के बाद हम जाते हैं जी वहदानी कालब पर। वहदानी कालब एक वतरी कालब की मिसाल है, यानी एक ऐसा कालब जिसमें उसके वतर के अरकान एक हो, एक से मुराद अदद एक हो। इसके अलावा बाकी जो हमारे पास अरकान बच जाएं वो सिफर हों, यानी ये भी बच गया, ये भी बच गया, इधर से ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये और ये बच गए, तो ये सिफर हैं। तो वतरी अरकान कौन से होते हैं? ये ये हमारे क्या हैं? वतरी अरकान है। इसके अंदर ये वतरी अरकान है। अगर किसी कालब के अंदर वतरी अरकान की कीमत एक एक हो जाए तो वो वहदानी कालब कहलाता है। अब वहदानी कालब के बाद हमारे पास वतरी कालब। तो वतरी कालब को देखें जी, एक ऐसा कालब जिसमें वतर के अलावा तमाम अरकान क्या हों? सिफर हों। अच्छा, इसमें ना वतर के अरकान भी कुछ सिफर हो सकते हैं, लेकिन वतरी कालब के लिए ये शर्त है कि उसका कम अज़ कम एक वतरी रुकन सिफर ना हो। इधर देखें, यहाँ पर इसके दो अरकान सिफर नहीं है, दोनों सिफर नहीं है, यहाँ पर एक सिफर है। तो वतर में यहाँ पर भी सिफर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हमारे पास दो है। अब इन तीन अरकान में से कोई एक रुकन, कम से कम एक रुकन सिफर ना हो, बाकी इस तमाम अरकान अगर सिफर हो जाएं तो वो वतरी कालब कहलाता है। वतरी कालब में आम तौर पर ये जो हमारे पास वतरी अरकान होते हैं जिनके ऊपर सर्कल किया हुआ है, ये वाले अरकान वतरी अरकान कहलाते हैं। और आम तौर पर वतरी अरकान जो हैं वो ज़ीरो नहीं हुआ करते। लेकिन अगर इनमें से कोई एक ज़ीरो ना हो और बाकी तमाम कालब सिफर हो जाए तो वो हमारे पास वतरी कालब भी कहलाता है। वतरी कालब के बाद आता है जी स्केलर कालब। एक ऐसा कालब जिसके वत्र के तमाम अरकान एक जैसे हों और गैर सिफर हों, एक जैसे हों और गैर सिफर हों।
मिसाल के तौर पर ये देखें, ये वक्र रेखांक 3 3 है, ये 5 5 है, ये के है, और ये 2 2 2 2 है। ठीक है, इस तरह के हमारे पास कालेब, वक्री कालेब, जिनमें वक्र रेखांक के अलावा बाकी तमाम अरकान सिफर हों और जो वक्र रेखांक हैं वो एक जैसे हों, हमारे पास स्केलर कालेब कहलाते हैं। स्केलर कालेब के बाद हम देखते हैं आगे है जी नोट है एक। नोट क्या है जी? स्केलर और वाहदानी कालेब तमाम वक्री कालेब हैं। कैसे? अब हमारे पास स्केलर कालेब ये था कि अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ सिफर और यहाँ सिफर, ये हमारा एक स्केलर कालेब है। तो यहाँ पर अगर देखें स्केलर कालेब है तो ये वक्री कालेब भी तो है। उसके बाद अगर यहाँ 2 2 की बजाय 1 1 होता तो वो वाहदानी कालेब होता और वो भी वक्री कालेब बनता है। अब दूसरी इसको देखते हैं, दूसरे नोट को। दूसरा नोट कहता है जी हर वक्री कालेब एक स्केलर या वाहदानी कालेब नहीं। मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं 1 2 0 0, ये हमारे पास एक कालेब है जो कि वक्री कालेब है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ये स्केलर है। अब स्केलर के लिए शर्त ये है कि यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, वो नहीं है, इस वजह से ये वाला कालेब स्केलर नहीं है। इसी तरह वाहदानी कालेब, अब ये 2 2 है और वाहदानी के लिए क्या होना चाहिए? वाहदानी कालेब के लिए शर्त थी कि यहाँ पर भी 1 हो और यहाँ पर भी 1 हो, वो भी नहीं है, तो ये वाहदानी कालेब भी नहीं है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्री कालेब स्केलर और वाहदानी कालेब नहीं होगा, बाज़ औक़ात ये हो भी जाता है। अब जैसे ये हमारे पास क्या एक स्केलर कालेब है लेकिन वाहदानी भी है। अब उसने कहा है कि हर स्केलर कालेब वाहदानी कालेब होगा और वक्री कालेब भी होगा, लेकिन हर वक्री कालेब ज़रूरी नहीं है कि वो स्केलर हो और वाहदानी भी हो। ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। इन दोनों मतलब कंडीशनों में से ना कोई एक जो है वो पूरी होगी। उसके बाद है जी हमारे पास कालमी कालिब की तारीफ। कालमी कालिब की तारीफ ये है कि एक ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कालम हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है? कालमी कालिब। कालमी कालिब के लिए ज़रूरी नहीं कि उसमें कितनी कतारें हैं, हमने सिर्फ कालमों को देखना है, एक कालम हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इसके कुछ MCQs हैं। MCQs से पहले एक चीज़ नोट करें, अगर हमारे पास एक कालिब कालमी कालिब है तो कालमी कालिब में जो हमारे पास n की कीमत है वो 1 होगी और m की कीमत का हमें नहीं पता होगा। तो जो हमारे पास कालमी कालिब है उसका जो मर्तबा होगा, कालमी कालिब का जो मर्तबा होगा वो होता है जी m क्रॉस 1, m क्रॉस 1। इसी तरह हमारे पास इसी तरह हमारे पास जो कतारी कालिब था उसमें जो है m की कीमत 1 होती है, इसलिए उसका जो मर्तबा है कतारी कालिब का मर्तबा वो होगा 1 क्रॉस n, यानी इसमें n का हमें पता नहीं होता, 1 का पता होता है। अब हम कुछ मारूजियाँ हैं उनको ज़रा देखते हैं जी। सबसे पहली मारूजी है जी एक मुरब्बी कालिब का दर्जा है। अब आपको पता है कि जो मुरब्बी कालिब होता है उसमें m की कीमत ये बराबर होती है जी n की कीमत के, यानी पहली और दूसरी कीमत बराबर हो तो तब ये क्या होगा? मुरब्बी कालिब होगा। अब हम इनके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है जी हमारे पास 2/2, तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है? पहला भी 2 है, दूसरा भी 2 है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन भी यही बनता है। तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है, दुरुस्त जवाब है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो क्यों गलत है? दूसरे ऑप्शन में ये 1 है, ये 2 है, इसलिए ये मर्तबा बराबर नहीं। अब यहाँ पर देखें ये 3 है, ये n है, तो यहाँ पर कॉलमों की तादाद और कतारों की तादाद बराबर नहीं है। यहाँ पर देखें ये 2 है, ये 1 है, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये ठीक है। अच्छा जी, दूसरा जो हमारे पास MCQs है, दूसरा MCQs है कौन सा दर्जा एक मुरब्बी कालिब का है? उसी तरह का सवाल है।
और जवाब भी मिलते जुलते हैं, तकरीबन वही जवाब वही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा तरीका डिफरेंट किया गया है। तो मुरब्बी कालब हमारा 2/2 वाला होगा। इससे थोड़ा आगे देखते हैं जी। जब किसी कालब की कतारों की तादाद उसके कालमों की तादाद के बराबर ना हो, यानी कि हम कहते हैं m बराबर ना हो n के, तो उस वक्त क्या होता है, मुस्ततीली कालब होता है। अगर m n के बराबर हो जाए, यानी m बराबर हो जाए n के, तो फिर ये होता है हमारे पास मुरब्बी कालब। उसके बाद कतारी कालब वो कालब होता है जिसमें सिर्फ एक कतार हो। सिमेट्रिक कालब अभी हमने नहीं पढ़ा, तो इसको हम जब पढ़ेंगे फिर इसके बारे में बहस करेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला एमसीक्यूज है वो है जी, कालब का मर्तबा बताएं। अब यहाँ पर देखें, हमने इसका मर्तबा मालूम करना है, तो पहले हमें एम एन का पता होना चाहिए। ये हमारे पास है जी कतार, यानी एम की कीमत है हमारे पास 1, और उसके बाद जो हमारे पास कॉलम है, ये है पहला कॉलम और ये है दूसरा कॉलम, यानी हमारे पास n की कीमत 2 हो गई, तो मर्तबा बनेगा 1/2। तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है इसका जो है बी ऑप्शन, तो ये हमारा ठीक जवाब है। 2/1 नहीं बनता, 1/1 भी नहीं बनता और 2/2 भी नहीं बनता। इसके बाद अगला हमारा एमसीक्यूज है जी, कालब के ट्रांसपोज का दर्जा बताएं। अब हमने ट्रांसपोज को पढ़ा तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। कालब का ट्रांसपोज ये होता है, हम किसी कालब के कालमों को उसकी कतारों में तब्दील कर दें। यानी अब हमारे पास ये एक कतार है, अपना कालम है, इसको हम कतार बनाए तो बनेगा जी 2 0 1। अब दूसरी कॉलम को हम कतार बनाए तो वो बनेगा जी 1 1 2। किसी कालब के कतारों को कालमों में या कालमों को कतारों में तब्दील करने से जो हमारे पास हासिल होने वाला कालब होता है उसको ट्रांसपोज कालब बोलते हैं। तो ये हमारा ट्रांसपोज कालब बन गया। अब हमने इसका बताना है मर्तबा। तो मर्तबा कैसे बताएंगे? मर्तबा बताने के लिए सबसे पहले एम मालूम करना होगा। ये हमारे पास एम हो गया पहली कतार, ये हमारे पास दूसरी कतार, एम की वैल्यू हो गई 2। उसके बाद हम इसका ढूंढते हैं जी एन। एन हो गया जी इसका एक पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया इसका तीसरा कॉलम। तो अब हमारे पास इसका जो मर्तबा बनेगा वो बनेगा जी 2/3। तो 2/3 देखते हैं जी, यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये ठीक जवाब है। उसके बाद ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसके बाद हम देखते हैं जी, इसका हमारा एमसीक्यूज नंबर है जी 10। कहता है जी, इस कालब को कहा जाता है। अब देखें कालब को अगर गौर से देखें, हमने अभी पढ़ा था कि वतरी अरकान अगर एक जैसे हों तो कालब होता है स्केलर। तो ये स्केलर हो गया। वहदानी कालब के लिए ये जो कीमत थी ये 1 होनी चाहिए थी इस वहदानी कालब के लिए। सिफरी कालब के लिए ये भी 0 होनी थी, ये भी 0 होनी थी। नादिर कालब को भी हमने नहीं पढ़ा, तो इसको ज़रा बाद में डिस्कस करते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद देखते हैं जी, काल्बों का तसव्वुर दिया है जी, ये आर्थर केले ने दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास आर्थर केले ने में काल्बों का तसव्वुर की थ्योरी मुतारिफ करवाई। तो इसमें हमने डेट बतानी है। तो ये 1857-58 की डेट है जो बुक के अंदर दी गई है। तो चूंकि इसमें 57 नहीं है तो इसलिए 1858 हम इसका जवाब देंगे। इसके बाद अब आपको तकरीबन सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये मशक है हमारे पास, तो मशक 1.1, इसके कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1 है जी, दर्ज झैल काल्बों का मर्तबा मालूम करें। तो काल्बों का मर्तबा मालूम करने के लिए क्या है, काल्बों की में मौजूद कतारों की तादाद और काल्बों की तादाद मालूम करें और वो फार्मूला इस्तेमाल करके मर्तबा निकालें। मिसाल के तौर पर हम इसका सवाल का मर्तबा निकालते हैं। तो ये हमारे पास है पहली कतार, ये दूसरी कतार, तो m की तादाद हो गई 2, यानी m हमारे पास हो गया
2। उसके बाद हम देखते हैं इसका n। तो n देखने के लिए ये इसका पहला कॉलम, ये इसका दूसरा कॉलम, तो n की वैल्यू भी हो गई 2। अब हम इसका मर्तबा देखते हैं जी। इसका मर्तबा है जी, मर्तबा वो बराबर है जी m/n, और ये बराबर हो जाएगा जी 2/2। तो इस तरीके से आप मज़ीद जो सवाल हैं इनको हल करें। ये सवाल नंबर 1 आप कंप्लीट करें। उसके बाद सवाल नंबर हमारे पास मशक है 1.2। 1.2 का जो सवाल है जी, दिए हुए मंदरजा झैल कालबों में से वहदानी कालबों, कतारी कालबों, कालमी कालबों, सिफरी कालबों की शिनाख्त करें। तो ये भी बिल्कुल आसान सवाल है। तो इसमें अगर देखें, सबसे पहले हम देखते हैं जी वहदानी कालब। वहदानी कालब कौन कौन से हैं जी? अब ये देखें, ये हमारे पास कालब है जिसके जो वत्र अरकान है 1 है, तो ये वहदानी कालब है। इसके बाद हमारे पास इधर कोई वहदानी कालब नहीं है। अब वहदानी कालब की बात देखते हैं जी हम। कतारी कालब, कतारी कालब के लिए ये शर्त है कि उसकी एक कतार हो। तो इस कालब की भी एक कतार है, ये भी कतारी कालब है, ये भी कतारी कालब है। उसके बाद हमारे पास और कोई कतारी कालब नहीं है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है जी कालमी कालब। तो ये एक कालम वाला कालब है, ये भी एक कालम वाला कालब है, ये कतारी कालब, ये भी हमारे पास एक कालम वाला कालब है। इस तरह के कालब को हम कतारी भी कह सकते हैं, कालमी भी, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है जी सिफरी कालब। सिफरी कालब की निशानदेही देखें जी, तमाम के तमाम अरकान क्या हों, सिफर हों। ये भी सिफरी कालब है, ये भी सिफरी कालब है। तो इसके बाद हमारे पास जो है इसका दूसरा सवाल है, कहता है जी मुरब्बी कालबों, मुस्ततिली कालबों, कतारी कालबों, कालमी कालबों, वादानी कालबों और सिफरी कालबों की शिनाख्त करें। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। मैं कुछ करवा देता हूँ सवाल। सबसे पहले जी मुरब्बी कालब। मुरब्बी कालब के लिए शर्त ये थी कि उसके कतारों और कालमों की तादाद एक जैसी हो। तो हमारे पास ये एक मुरब्बी कालब है, उसके बाद ये भी एक मुरब्बी कालब है, और उसके बाद ये भी एक हमारे पास है मुरब्बी कालब है। मुरब्बी कालब के आज बाद है मुस्ततीली कालब। मुस्ततीली कालब में ये शर्त थी कि उसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखें, इसमें 2 कतारें और 3 कालम हैं, 3 कालम हैं। तो ये मुस्ततीली कालब, ये भी मुस्ततीली, ये भी मुस्ततीली, ये भी मुस्ततीली, ये भी मुस्ततीली, ये भी मुस्ततीली। अच्छा, यहाँ पर देखें ये सिफरी कालब भी है, तो मुस्ततीली भी है, क्योंकि ये सिफरी कालब की कंडीशन ये थी कि तमाम अरकान सिफर हों, तो वो सिफर है। मुस्ततीली कालब की कंडीशन ये थी कि उसके अंदर जो कतारों की तादाद है वो कालमों की तादाद के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद हम जाते हैं जी कतारी कालमों पर। तो कतारी कालमों की तारीफ को देखते हैं। हमारे पास ये वाला एक कालब है, कतारी कालब है, उसके अलावा कोई कतारी कालब नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं जी कालमी कालब। तो ये हमारा एक कालमी कालब है, ये भी एक कालमी कालब है। उसके बाद और कोई कालमी कालब नहीं है। उसके बाद आता है जी वहदानी कालब। तो वहदानी कालब के लिए शर्त है कि उसके वत्र अरकान 1 हो। तो यहाँ पर ये एक वहदानी कालब है। उसके बाद है जी सिफरी कालब। तो ये सिफरी कालब हो गया, इसके अलावा और सिफरी कालब नहीं है। तो ये आज का जो लेसन था इतना ही है। मज़ीद आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, और यहाँ पर एक निशानदेही के लिए दिया गया है, मतलब कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, कालब दिए गए हैं, तो इनको भी आप करें। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जी, वत्री कालब, स्केलर कालब, वहदानी कालब। सबसे पहले देखते हैं जी वत्री कालब। वत्री कालब कौन से हैं? वो तमाम कालब जिनमें वत्र अरकान के अलावा बाकी तमाम अरकान सिफर हों, वत्री कालब कहलाते हैं। ये भी एक वत्री कालब है, ये भी 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 वत्री कालब है। अब यहाँ पर मौजूद तमाम जो हमारे कालब हैं वो वत्री कालब हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरी चीज़ है वहदानी कालब। वहदानी कालब में वत्र अरकान 1 होना ज़रूरी है। अब ये भी वहदानी कालब है,
उसके अलावा और कोई वादानी कालब नहीं है। उसके बाद स्केलर कालब, स्केलर कालब को अगर हम देखें तो ये वतरी अरकान 4 हैं, तो ये स्केलर कालब है। यहाँ पर देखें 5 - 3 2 बनता है और 1 + 1 ये भी 2 बनता है, तो ये भी स्केलर कालब है। ठीक है, तो इसके हाँ, यहाँ तक हमारा जो काम था, जो आज का हमारा लेक्चर था, कंप्लीट हो गया। आप बुक की मदद से ना इनको बैठ के दोबारा इनकी प्रैक्टिस करें और इन सवालों के आप जवाब ढूंढें।